नमस्कार साथियों, गिनीज एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इन चारों टॉपिक्स के अंदर से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए साथियों वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा 21 अक्टूबर को भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कंप्लीट किया है। 16 जनवरी को भारत ने वैक्सीनेशन की शुरुआत करी थी, जो 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ के पार हो गई। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। तो ठीक है साथियों, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। भारत की 100 करोड़ जनसंख्या को कोविड का टीका लग चुका है, जिससे इस महामारी से जो हमने एक युद्ध शुरू किया था, उस युद्ध को पूरा करने के और उस युद्ध में जीतने के हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो देखिए, 100 करोड़ जनसंख्या को जो टीका लगा है, उसमें पहले 50 करोड़ लोगों को टीका लगने में 202 दिन लगे थे, जबकि अगले 50 करोड़ लोगों को टीका लगने में मात्र 76 दिन लगे, 76 डेज। इसका मतलब 278 डेज के अंदर भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। वैक्सीन लगने की साथियों ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 16 जनवरी 2021 से, और 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने ये 100 करोड़ टीके लगाने की अचीवमेंट हासिल करी। इसमें देखिए साथियों, अब 100 करोड़ टीके लगाने के मामले में भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है, सेकंड नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पर चाइना है, क्योंकि चाइना ने जितने समय में भारत ने 100 करोड़ टीके लगाए हैं, चाइना इतने समय में 200 करोड़ टीके लगा चुका है। तो चीन के बाद अगर किसी ने 100 करोड़ टीके लगाने का काम पूरा कराया तो वो है भारत, और ये हम सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। साथियों, इस महान काम में, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने में भारत की राज्य सरकारों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें मैं टॉप 3 स्टेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1 पे रहा उत्तर प्रदेश, जहां पर 9.43 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई। सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 6.43 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई। और थर्ड नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां लगभग 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। साथियों, भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि ASI यानी इसकी फुल फॉर्म होगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साथियों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इस मौके को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। लेकिन मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये ASI है क्या। साथियों, ASI का जो मुख्य काम है वो है भारत की मानव निर्मित जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी देखरेख करने का काम
ये डिपार्टमेंट करता है। उनमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट है या उनमें कोई रंग रोगन करना है या जितने भी काम है A to Z वो ये डिपार्टमेंट संभालता है। इस डिपार्टमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1861 में, जिसके जनक माने जाते हैं, मतलब जो ये डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाले आदमी हैं वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। साथियों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसकी शुरुआत करी थी, मगर तब ये अस्थायी संस्था थी। मगर 1906 में इसे स्थायी संस्था घोषित कर दिया गया। जो ASI की महानिदेशक हैं वो हैं V विद्यावती। ये जो V विद्यावती हैं ये दोस्तों 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं कर्नाटक कैडर की, और इस टाइम इन्होंने इस डिपार्टमेंट का पदभार संभाल रखा है। तो साथियों, इन्होंने पदभार संभाल रखा है। अब ASI ने इतने बड़े मौके पर करा क्या वो बताने का समय आ गया है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस वाले, सफाई करने वाले और जो अस्पतालों में जैसे डॉक्टर, नर्स, जितने भी काम करने वाले और अन्य विभाग जिन्होंने कोरोना के टाइम पर बाहर निकलकर लोगों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए ASI डिपार्टमेंट ने जितनी भी भारत की, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इस टाइप की 100 ऐतिहासिक इमारतों पर लाइट्स के माध्यम से हर ऐतिहासिक इमारत को तिरंगे झंडे के अंदर तब्दील कर दिया। अब साथियों, भारत सरकार ने तुरंत इसके बाद जैसे ही ये सेलिब्रेशन हुआ एक अभियान छेड़ दिया, और उस अभियान का नाम था, भारत सरकार ने 100 करोड़ डोज पूरी होते ही भारत सरकार ने तुरंत एक अभियान छेड़ दिया और उस अभियान का नाम रखा हर घर दस्तक। इसका मतलब था इस अभियान का जो मेन मोटिव था, जो भारत की जिन जिलों के अंदर 50% से कम लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, उन जिलों में भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी हर घर में जाएंगे और जिनको पहली डोज नहीं लगी है उनको पहली डोज लगवाएंगे, जिनके सेकंड डोज नहीं लगी है उनको सेकंड डोज लगवाएंगे, या फिर जिनको जो वैक्सीन लगवाने वाला सेंटर है, वैक्सीन लगाने का जो सेंटर है, वहाँ तक जाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा है तो उनके लिए उनके घर पर ही वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो घर पर ही किया जाएगा। इसकी व्यवस्था भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ ने करी और ये बहुत अच्छा काम था, क्योंकि भारत सरकार का अब सीधा एक ही टारगेट है, देश के एक एक आदमी को, हमारी 135 करोड़ की जो आबादी है इसको कंप्लीट अब करके इसको कंप्लीट वैक्सीनेट किया जाए, ताकि कोरोना वैक्सीन की इस महामारी से हमारे देश के हर सदस्य को बचाया जा सके। और इसी के साथ साथियों मेरा पहला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक के बारे में। तो ठीक है साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, और हमारा सेकंड टॉपिक आज है IPL से रिलेटेड, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। साथियों, इस लीग की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। इसका जो पहला संस्करण था सन 2008 में हुआ था। ललित मोदी, जो अभी देश से भागे हुए हैं, ललित मोदी ने इस लीग को करवाने का सजेशन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब BCCI को दिया था, और 2008 में ये लीग स्टार्ट हुई, जिसके विनर राजस्थान रॉयल्स रहे थे। और उस टाइम पे इस लीग के अंदर 8 टीमों ने हिस्सा लिया था।
ये संस्करण आगे बढ़ता रहा और सन 2011 में इस लीग के अंदर 8 की बजाय टीमों की संख्या हो गई 10। इसमें एक टीम थी पुणे वॉरियर्स, जो 9वीं टीम थी वो थी पुणे वॉरियर्स, और 10वीं टीम थी कोच्चि टस्कर्स केरला। 2011 के अंदर पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स केरला ने पार्टिसिपेट किया था, मगर जैसे ही 2012 आया, 2012 के आईपीएल में 9 टीमें रह गई, और इस आईपीएल के अंदर से 2012 में भी और 13 में भी 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि इन दोनों लीग के अंदर से जो निकली टीम थी वो थी केरला कोच्चि टस्कर्स। 2012-13 में 9 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कोच्चि टस्कर्स का नाम हट गया था। पुणे वॉरियर्स ने ये दोनों साल आईपीएल के अंदर हिस्सा लिया, मगर 2014 में पुणे वॉरियर्स भी आईपीएल का हिस्सा नहीं रही। उसके बाद से लेके 14 से लेके 2021 तक लगातार सिर्फ 8 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं, मगर 2022 में आईपीएल का 15वां सत्र होगा, जिसमें वापस 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके अंदर जो 9वीं टीम ऐड हुई है वो है लखनऊ। जिसकी फ्रेंचाइजी है पुणे के आरपी गोयनका। जो लखनऊ की टीम है इसको खरीदा है पुणे के आरपी गोयनका ग्रुप आरपीएसजी समूह ने 7090 करोड़ रुपीस में। और जो 10वीं टीम है वो है अहमदाबाद, जिसे खरीदा है अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म सीवीसी निवेश फर्म के सीवीसी कैपिटल ने 5625 करोड़ में। और साथियों, इन दोनों टीमों के आने से पहले जो मैचों की संख्या थी 8 टीमें थी जब, तो मैचों की संख्या थी 60, बट इन दोनों टीमों की एंट्री से जो 2022 में आप आईपीएल मैचेस देखेंगे उनकी संख्या होगी 74। तो इसी से पता लगता है कि जो अगले साल आईपीएल होने वाला है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टफ होने वाला है। और इसी के साथ साथियों, आज मैं अपना सेकंड टॉपिक भी यहीं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनके अंदर से ही आने वाले हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूँ कि अभी वीडियो कंटिन्यू चलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मगर अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को, पहली 2 वीडियोस को जो आपने प्यार दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबका इतना प्यार मुझे मिलने लग रहा है। तो इसी से मुझे पता लगता है कि आने वाले समय में ये प्यार और बढ़ेगा। और साथ ही साथ हमारा पहला कमेंट आया, मोहित दलाल जी ने एक बहुत प्यारा मैसेज लिखा हमारे लिए, और मैं दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और आप लोग भी साथियों, अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि हमारी वीडियोस में, हमारे पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो भी आप मैसेज के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और साथियों, फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई कमेंट है तो मैंने बता ही दिया कि आप प्लीज़ लिख के ज़रूर बता सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। और साथियों, अपने दोस्तों में
वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो पे मेरा टारगेट कम से कम 2 से 3 हज़ार व्यूज़ का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये मेरा टारगेट पूरा करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करके, अपने जितने भी जानकार हैं उनमें शेयर कर कर, ताकि आपके साथ साथ वो बच्चे भी हमारे द्वारा जो भी एजुकेशन दी जा रही है उसका बेनिफिट उठा सके और वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ठीक है साथियों, हम अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हमारा तीसरा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए साथियों, 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद सरकार। तो देखिए साथियों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते, मतलब इस हैसियत से, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जरूर लिख लीजिएगा, सर्वोच्च सेनापति होने की हैसियत से आज़ाद हिंद सरकार का सिंगापुर में गठन करा, जिसकी अनाउंसमेंट इन्होंने कैथे सिनेमा हॉल में करी थी, जिसे 23 अक्टूबर को जापान की सरकार समेत 11 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी थी। इस सरकार ने अपना बैंक बनाया था आज़ाद हिंद। इसका अपना एक बैंक था जिसका नाम था आज़ाद हिंद बैंक। इसमें 10 रुपए के सिक्कों से लेकर 1 लाख रुपए के नोट तक बनाए जाते थे और जो 1 लाख रुपए का नोट था इस पे नेताजी की तस्वीर छपी हुई थी। जो ये 1 लाख रुपए का नोट था इस पे नेताजी की तस्वीर छपी हुई थी। झंडा इनका था तिरंगा, जो झंडा इन्होंने अपना रखा था वो था तिरंगा, और इनका जो राष्ट्रीय गान था जनगण मन। इनका राष्ट्रीय गान था जनगण मन। जब ये सरकार बनी उस समय इस सरकार के अंदर सुभाष चंद्र बोस, मैं नेताजी लिखूंगा, नेताजी के पास जो पद थे वो था प्रधानमंत्री का, वो इस सरकार के विदेश मंत्री भी थे, वो इस सरकार में रक्षा मंत्री भी थे और साथ ही साथ वो इस सरकार के अंदर आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति भी थे। अब साथियों, इस साल सन 2021 में आज़ाद हिंद सरकार की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। दिल्ली के लाल किले पर संस्कृति मंत्रालय ने इसी उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित किया, जिसके अंदर संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने जीडी बख्शी की बुक द मिलिट्री डायमेंशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी का विमोचन किया। जीडी बख्शी की बुक द मिलिट्री डायमेंशन एंड द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी का विमोचन किया। जीडी बख्शी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा बात। ये जीडी बख्शी जो हैं ये भारतीय सेना के रिटायर ऑफिसर हैं और साथ ही साथ ये एक लेखक भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के अंदर ये कार्यरत थे। सेना और भारत की रक्षा से संबंधित विषयों पर कई समाचार चैनलों पर आपने इनको विचार विमर्श करते हुए सुना ही होगा, तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। तो इसी के साथ साथियों आज का हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है और अब हम चलेंगे अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर। तो ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जो है BSF अधिनियम यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिनियम 1968। BSF अधिनियम 1968 के तहत भारत सरकार ने BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम के अंदर जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीमा जुड़ती है वहां पर पहले 15 किलोमीटर
का इनका कार्य क्षेत्र था, जिसे 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। जहाँ पर ये जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों की सर्चिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी पर एक्शन डायरेक्ट ले सकते हैं। वहीं जो राजस्थान है, राजस्थान में पहले 50 किलोमीटर का दायरा इनके अंडर में था, जिसे सेम अभी भी 50 किलोमीटर रखा गया है। मगर गुजरात में पहले 80 किलोमीटर का दायरा इनके अंडर में था, जिसे घटाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और साथ ही पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में बीएसएफ ने पूरे राज्य के ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ही तैनात कर रखा है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार के इस डिसीजन का पुरजोर विरोध करा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ तो जो सीमा रेखा तय की गई उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। यही रेखा 1971 के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो यही रेखा आज बांग्लादेश के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी, यानी भारत की बांग्लादेश और सीमा के साथ जो रेखा जुड़ी हुई है बॉर्डर एरिया पे, उसका नाम है रेड क्लिफ। दोनों का सेम है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ठीक है साथियों, इसी के साथ आज मेरे चारों टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और लास्ट में जाते जाते मैं फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सजेशन हो तो कमेंट भी दीजिएगा। अच्छा, नमस्कार।